गांव में रह रहे माता पिता को अकेले छोड़कर बेटा शहर चला गया तो माता पिता ने अपना सहारा खुद कैसे ढूंढा। आज सुमन आसमान को निहार रही है क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज नजर आ रहा है जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर, उसके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही है। होंठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उसके पति दीनानाथ ना देख लें। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। दीनानाथ ने कहा, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और सेहत का ध्यान रख सको। प्यार से ऐसा बोलकर दीनानाथ चले गए और सुमन चुपचाप वहाँ रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि यह पलंग उसने रवि के लिए ही खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी। और आज वह दिन है जब रवि अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने, नौकरी ढूंढने जा चुका है। सुमन उठकर किचन की तरफ जा रही है कि उसे उसी समय उसकी पड़ोसन सुनैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तक तुम रो रही हो? अरे उसे गए 2 दिन हो गए। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहाए जा रही हो। सुमन, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ उसकी, याद तो आएगी ही। सुनैना ने कहा, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर। अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा? और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिनों के लिए। अरे वह पीछे गली वाले प्रमिला का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर प्रमिला की मदद कर पाए, लेकिन देखो ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं। मुंह बनाते हुए सुमन ने कहा, नहीं नहीं, मेरा रवि ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल करता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। सुनैना ने कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना, और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो एक कटोरी शक्कर ही दे दो। सुनैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें सुमन के दिल पर जहर सी लग रही थीं। उसे मन ही मन यह डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि रवि वापस ही ना आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब भी रवि का फ़ोन आता, सुमन दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती और वहां वह जी भर रवि से बात कर पाती। आज भी रवि का फ़ोन आया। रवि ने कहा, कैसी हो माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमन बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हो ना, दिल को सुकून मिल जाता है। यह बता, बहू और बच्चे कैसे हैं? रवि ने कहा, सब कुछ अच्छा है माँ। और पता है, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊँगा। सुमन उदास होते हुए बोली, चलो अच्छा है, अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रवि ने कहा, माँ बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहें। यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी नहीं मिलता। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर सुमन दीनानाथ से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली हो तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। उदास होते हुए दीनानाथ ने कहा, सही कहती हो। अब तो रवि का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रवि को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता।
एक दिन अचानक रवि और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रवि ने कहा, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वह भी तुमसे नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई है। अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा। रवि की पत्नी रश्मि ने कहा, अगर तुमने ऐसा कहा है तो मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने अपने जीवन में आज तक आलू का पराठा नहीं बनाया है। मेरे पापा के यहाँ तो मैं बड़े ऐशो आराम से रहा करती थी। मुझे तो वहाँ किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ताने मारते हुए रवि ने कहा, अरे मैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा और शहर में आकर नौकरी ढूंढने लगा। रश्मि ने कहा, तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो। तुम खुद चाहते थे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर बस जाओ। अब तो रवि और रश्मि के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रवि घर में भी फ़ोन नहीं करता और अगर घर से माँ बाबूजी फ़ोन लगाते तो रवि काम का बहाना करके टाल देता। अब उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे और वह सोचने लगा कि जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में ही नया मकान ले ले ताकि इसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब सुमन और दीनानाथ दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक दीनानाथ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने खुश होकर सुमन को बुलाया। सुमन ने कहा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश हुए जा रहे हो। आश्चर्य से दीनानाथ ने कहा, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। ऐसे भी वहाँ पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके। लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को किराए से दे दें ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सकें। सुमन ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रवि यहाँ आ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे। सोचते हुए दीनानाथ ने कहा, जो रवि ने स्वार्थ के लिए हम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, न ही फ़ोन करता है, ना यहाँ आना चाहता है। हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे। उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए से रहने लगे और साथ ही खाली समय में सुमन और दीनानाथ जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे सुमन और दीनानाथ जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रवि को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया। लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दीनानाथ ने कहा, नहीं बेटा, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रखें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारे उम्मीद पर खरे उतर सकें। बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन सुमन और दीनानाथ समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथ में ही है और अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही हैं। आज के वैश्विक समाज में घर से दूर जाना मजबूरी है। मजबूरी होकर ही कोई इतना बड़ा फैसला ले पाता है, परंतु घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी से दूर कभी नहीं भागना चाहिए। अपने आर्थिक लाभ के लिए घर से दूर जाने में
बच्चों की कोई गलती नहीं होती। हर कोई चाहता है कि वह अपने घर वालों के पास रहे, लेकिन भविष्य की चिंता और ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव ही हमें अपनों से दूर करते हैं। इसमें माहौल में दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा बच्चों को तो थोड़ा पेरेंट्स को। लेकिन कभी नहीं वाला अवसर कभी नहीं आए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।